बहुत समय पहले की बात है। रीमापुर गांव इंद्रप्रस्थ राज्य के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी के नजदीक बसता था। वहां के सभी लोग बहुत प्यार और आराम से रहते थे। वहां के राजा देशबंधु अपनी शांत प्रजा और न्याय की वजह से जाने जाते थे। उसी राज्य में एक बहुत चतुर चोर भी रहता था। एक दिन उस चोर को राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, यही है वो चोर जिसने इतने दिनों से प्रजा की नाक में दम कर रखा है। तुम चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे राज्य में सभी व्यक्ति बहुत ही सभ्य तरीके से रहते हैं? जी हाँ महाराज, जानता हूं, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूं? हम जैसे लोगों को अपने परिवार का पेट पालने और रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा देशबंधु शुरू से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे और उन्हें चोर की अवस्था पर दया आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाहियों से कहकर तुम्हें छुड़वा देता हूं। सिपाहियों, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इसके बाद कभी भी चोरी नहीं करोगे और कुछ ना कुछ काम करके अपने हिस्से की कमाई करोगे। इस पर चोर खुशी से चिल्लाता है, जी महाराज, आप बहुत दयावान हैं, ठीक जैसा मैंने सुना था। महाराज की जय हो। चोर के चले जाने के बाद महामंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज, यदि आप सारे अपराधियों को ऐसे ही माफ कर देंगे तो राज्य में सभी लोगों को लगेगा कि वो भी चोरी जैसा संगीन अपराध कर सकते हैं, जो कि हमारी न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आपने उस चोर को सजा ना देकर ठीक नहीं किया महाराज। इस पर महाराज कोई जवाब नहीं देते और महामंत्री की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने 2 आंसू टपकाए नहीं कि मेरी बातों में आ गया और सोचता है कि उसके मात्र कहने पर मैं चोरी छोड़ दूंगा। वह चतुर चोर अपनी नई योजना के साथ रीमापुर गांव में जा पहुंचता है। वहां के लोगों से बातचीत करने पर उसे पता चलता है वहां सभी रात को पहाड़ी से आने वाले जंगली जानवरों के कारण शाम होते होते अपने घरों में ताला लगाकर सो जाते हैं। यही सबसे सही मौका है। मुझे जिस चीज की तलाश थी, मुझे वही मिल गया। अब वह चोर गांव में सभी से घुलने मिलने लगता है। वह एक दुकानदार के पास जाकर उससे बोलता है, भाई, मैं इस गांव में नया आया हूं। क्या मेरे रहने के लिए यहाँ कोई पर्याप्त जगह होगी? मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे सके तो आपका बहुत भला होगा। क्यों नहीं, हमारे राज्य में सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। मेरा खुद का एक अस्तबल है जिसमें गाय, घोड़े और बाकी सभी तरह के जानवर रहते हैं। तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। जो भी काम मैं रोजमर्रा के तौर पर दिया करूंगा वो कर लिया करना। और हाँ, मेरे पास एक अलग से कमरा भी खाली है, तुम अपना सामान उसमें रख सकते हो। जी, मुझे काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब वह चोर धीरे धीरे करके सारे गांव वालों में अपने प्रति विश्वास बना लेता है। उस दुकानदार का दिया हुआ सारा काम बहुत ही शिद्दत से किया करता था, जिससे किसी को भी उस पर कभी भी शक नहीं हुआ कि पहले वह चोरी किया करता था। अब मैं अपनी असली योजना को अंजाम दूंगा। अगले दिन सुबह दुकानदार चोर के कमरे में आता है और देखता है कि चोर ने अपने कमरे में राजा देशबंधु की एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगाई हुई थी। अरे वाह, तुमने तो राजा की तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने यहाँ ये तस्वीर क्यों लगाई हुई है? मैं राजा देशबंधु को अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनकी तरह साहसी, ईमानदार और दयावान बनूं। अब उस चोर की ऐसी सोच को देखकर दुकानदार उससे बहुत प्रसन्न होता है और वह उससे कोई सवाल या उस चोर पर किसी भी प्रकार का शक नहीं करता। अब वह चोर रोज रात को शेर की खाल वाली पोशाक पहनकर गांव भर की सभी गाय भैंसों की चोरियां करने लगा। वह दुकानदार के यहाँ दूध देकर आने का काम करते करते यह जान गया था कि किसके घर में कौन रहता है और किसके घर में कितनी गाय या भैंसे हैं। दुकानदार से 2 घर छोड़कर
किसी के बहुत तेज रोने की आवाज आ रही थी। दुकानदार जाकर वहां पूछता है, क्या हुआ दीनानाथ भैया, इतना काहे रो रहे हो? कुछ नहीं भैया, कल मैं व्यापार के सिलसिले में राज्य गया था और जब वापस आकर देखा तो मेरी एक गाय और भैंस अपनी जगह पर नहीं थी। बहुत बुरा हुआ, पर हमारे गांव में तो आज तक किसी ने भी किसी के पराये धन पर नजर नहीं डाली। तो ऐसा कौन है जो गाय और भैंस को चोरी कर ले गया? वैसे वो कहीं जंगल न चली गई हो? मुझे तो डर है कहीं उन्हें कोई जंगली जानवर या फिर शेर तो नहीं खा गया। अब गांव के व्यक्ति दीनानाथ के विषय में ज्यादा विचार नहीं करते और इसे एक शक समझकर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, गांव में पशुओं का गायब होना एक आम बात बन चुकी थी। अब लोगों का शक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मुझे नहीं लगता कि ये किसी जानवर का काम है। भला कोई भी जानवर इतनी जल्दी इतना मांस कैसे खा सकता है? हमें इस मामले को जल्द से जल्द राजा के पास लेकर जाना चाहिए। अब उस गांव के सभी व्यक्ति मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगने राजा के दरबार में जाते हैं। राजा समाधान स्वरूप अपने कुछ सैनिकों और महामंत्रियों को कुछ दिनों के लिए गांव के व्यक्तियों के पास भेज देते हैं। महामंत्री, तुम कुछ सैनिकों के साथ रीमापुर गांव की तरफ प्रस्थान करोगे। आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, रात में सारे सैनिक गांव में पहरा देंगे और हम इसका पता जल्दी ही लगा लेंगे कि पशुओं के गायब होने के पीछे क्या कारण है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। उस चोर ने बड़ी ही चालाकी से अपना सारा काम किया था। अब तक किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि रात को शेर की पोशाक पहनकर सभी पशुओं की चोरी उसी ने की है। वह सभी चोरी किए हुए पशुओं को दूर के दूसरे राज्यों में जाकर बेच देता था। गांव में पहुंचने के बाद महामंत्री सिपाहियों से कहता है, तुम लोग रात भर गांव के आसपास पहरा देना और यहां से आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर भी रखना। गांव में दौरे के वक्त महामंत्री की नजर उसी चोर पर जाती है और वह मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। अब अगली रात को सभी सिपाही पहरा दे रहे होते हैं कि तभी वह चोर शेर वाली पोशाक पहनकर गांव में फिर से चोरी करने निकल जाता है। लेकिन इस बार वो सिपाही उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। सिपाहियों की नजरों से बचकर चोर बहुत ही चालाकी से वह पोशाक उतारकर किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति के घर में फेंक देता है। अगले दिन गांव के बीच में भीड़ लगी हुई होती है। सिपाही महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री ये देखिए, यही था, कल रात को शेर की पोशाक पहनकर हमसे बचने की कोशिश कर रहा था। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं यही है जिसने गांव भर में सारी चोरियां की है। इसे तुरंत ही बंदी बना लिया जाए। जहां दूसरी ओर वह निर्दोष व्यक्ति अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है। या आदेश देते समय महामंत्री की नजर एक बार फिर भीड़ में खड़े उस चोर पर जाती है जो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। यह देखकर महामंत्री के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि अगले दिन महामंत्री एक योजना बनाते हैं और अपने सभी सिपाहियों को लेकर चोर के घर पहुंच जाते हैं। वह चोर अपनी चालाकी और नजरअंदाजी के कारण उसकी जगह किसी नकली चोर के पकड़े जाने पर फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। सिपाहियों, इसके घर की अच्छे से तलाशी ली जाए। बहुत तलाशी लेने और खोजने पर भी जब चोर के घर में कुछ नहीं निकलता तो महामंत्री और सिपाही वापस लौटने लगते हैं कि तभी वे दुकानदार वहां आ जाता है और कहने लगता है, महामंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो एक बहुत ही भला व्यक्ति है। ये कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आया था और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। इसने तो राजा की तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई है। दुकानदार के इतना कहते ही महामंत्री तेजी से उस चोर के कमरे में जाते हैं और तस्वीर हटाकर देखते हैं। उसके बाद का दृश्य सभी देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उस तस्वीर के पीछे एक गुप्त जगह थी जिसमें बहुत सारे सोने और पैसे रखे हुए थे। अब तुरंत प्रभाव से उस चोर को पकड़ लिया जाता है और उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। तुम चोर हो,
ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें अपना जीवन सुधारने का एक अवसर दिया था, लेकिन तुमने फिर से चोरी की और गलत काम करना शुरू कर दिया। अफसोस कि जीवन हमें एक ही बार मौका देता है, बार बार नहीं। इसके बाद चोरी करने के इल्जाम में राजा उस चोर को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं।